हेलो फ्रेंड्स, हम लोग बीपीएससी टीआरई एग्ज़ाम के लिए हिस्ट्री की एससीईआरटी बुक पढ़ रहे हैं और यह 6th क्लास का बुक है जिसमें हम लोग चैप्टर 7 आज देखने वाले हैं। इससे पहले 6 चैप्टर तक कंप्लीट कर दिया गया है, आप जाकर प्लेलिस्ट में देख लीजिए। आज चैप्टर का नाम है प्रारंभिक राज्य। बच्चों, आप लोगों ने अध्याय 6 में वैदिक काल के जन और जनपद के बारे में पढ़ा है। लगभग 3000 वर्ष पहले गंगा नदी घाटी क्षेत्र में लोहे के बने औजार एवं उपकरण के प्रमाण खुदाई से प्राप्त हुए हैं। तो याद रखिएगा कि लोहे के बने औजार का प्रमाण कब से मिलना शुरू हुआ है, तो 3000 वर्ष पहले गंगा घाटी के आसपास में। ठीक है। साथ ही मिट्टी से बने एक विशेष प्रकार के बर्तन, चित्रित धूसर पात्र प्राप्त हुए हैं। मतलब एक ऐसा पात्र जो मिट्टी का तो बना होता था, लेकिन वह उसमें चित्र बनाया हुआ होता था। ठीक है। तो चित्रित धूसर पात्र भी मिले हैं। इन साक्ष्यों से पता चलता है कि वैदिक जनों की पशुपालन के साथ साथ कृषि कार्य में भी भागीदारी बढ़ी। इस कारण वे पहले की अपेक्षा स्थायी जीवन व्यतीत करने लगे। इन आर्थिक परिवर्तनों के कारण क्षेत्रीय स्तर पर छोटी छोटी शक्तियों का जन्म हुआ। छोटे छोटे जन अब जनपद बनते जा रहे थे। जनपदों के विकास में 3 रूप दिखाई देते हैं। तो वैदिक काल में क्या शुरू हो गया, पशुपालन के साथ साथ कृषि कार्य भी बढ़ने लगा था। और जब कोई इंसान कृषि कार्य करने लगता है तो इसका मतलब है कि अब वह अस्थायी जीवन व्यतीत करेगा, क्योंकि एक जगह पर रहकर ही कृषि कार्य किया जा सकता है। तो छोटे छोटे जन क्या बनने लगे थे, अब जनपद बनते जा रहे थे। यानी कि जब छोटा छोटा जन जो है जब एक दूसरे के साथ जुड़ने लगा तो वह बड़ा रूप बन गया, जिसको जनपद कहते हैं। ठीक है। जनपदों के विकास में 3 रूप दिखाई देते हैं। अधिकांश जन अकेले ही जनपद की अवस्था प्राप्त कर लिए, जैसे कि मत्स्य, चेदी, काशी, कौशल। ठीक है। मतलब अधिकांश जन क्या हुआ, छोटा छोटा जो जन था वही अकेले ही जनपद की अवस्था प्राप्त कर लिया था, जैसे कि मत्स्य, चेदी, काशी, कौशल, इस तरह का। कुछ जनों ने आपस में मिलकर जनपद का रूप लिया। ठीक है। मतलब 3-4 जन थे और वह सब मिल गए और एक जनपद का निर्माण हुआ। पंचाल जनपद इसका एक उदाहरण है। तो अब याद रखिएगा कि आपस में जुड़कर कौन सा जनपद बना है, तो यह पंचाल जनपद होगा। ठीक है। और जो अकेले ही जनपद बन गया वह है मत्स्य, चेदी, काशी और कौशल। क्योंकि ये एक एक्सेप्शन है पंचाल, इसलिए आपको याद रखना है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। अनेक जन अधिक शक्तिशाली जनों से पराजित होने के बाद मिला लिए गए। मगध द्वारा अंग की विजय इसका उदाहरण है। तो बहुत सारे जन क्या करते थे, दूसरे जनों को पराजित कर देते थे और अपने में मिला लेते थे। ठीक है। मतलब अपनी मर्जी से वह नहीं मिलते थे, बल्कि उनको पराजित हरा दिया जाता था। एक राज्य दूसरे राज्य को हरा दिया और अपने में मिला लिया। ठीक है। तो इसको कहेंगे इस तरीके से। यह 3 तरीका था। एक तो सबसे पहले अकेले ही एक जन था, वह जनपद बना लिया अपने आप को, कि हम आज से अपने आप को जनपद मानते हैं। और कुछ क्या था कि अपने आपस में मिल गए बहुत सारे जन और उसके बाद वह जनपद बन गया, जैसे कि पंचाल। उसके बाद तीसरा क्या तरीका था कि एक जन है, अधिक शक्तिशाली है, बाकी जनों को पराजित करके और अपने में मिला लिया, जैसे कि मगध जो है वह मगध द्वारा अंग की विजय का इसका उदाहरण है। मतलब मगध ने अंग पर शक्तिशाली रूप से उसको, मतलब मगध ज़्यादा शक्तिशाली था, उस पर विजय प्राप्त किया अंग पर और उसको अपने में मिला लिया। ठीक है। तो ये तीनों तरीका याद रखिएगा। तो अकेले जन बनने वाला मत्स्य, चेदी, काशी, कौशल, और एक साथ मिल जाने वाला पंचाल, और जो हराने वाला था वह मगध द्वारा अंग की विजय इसका उदाहरण है। महाजनपदों का विकास। लगभग 2500 वर्ष पहले वैदिक काल के कुछ जनपद अधिक महत्वपूर्ण हो गए। इन्हें महाजनपद कहा जाने लगा। अब उसी जनपदों में से कुछ 2500 साल पहले क्या हुआ कि कुछ जो जनपद थे वह अधिक महत्वपूर्ण हो गए, उसे ही महाजनपद कहा जाने लगा। बौद्ध एवं जैन ग्रंथों में हमें 16 महाजनपदों का विवरण प्राप्त होता है। इनमें याद रखिएगा कि बौद्ध एवं जैन ग्रंथों में क्या है, 16 महाजनपद का विवरण मिलता है।
यह कौन कौन सा है? अंग, मगध, काशी, कौशल, वत्स, अवंती, वज्जी, मल्ल आदि महाजनपद मुख्य थे। इनमें कुछ महाजनपद आधुनिक बिहार की सीमा में भी स्थित है। चलिए, मानचित्र में सभी महाजनपदों को पहचाने। कौन कौन से महाजनपद वर्तमान में बिहार की सीमा में आते हैं? तो यहाँ पर सारा जनपद का यहाँ पर आपको दिया हुआ मतलब कि एक मैप में दिखाया गया है, तो यह आप देख लीजिएगा, क्योंकि इसमें जो है वह थोड़ा धुंधला है। यहाँ कुछ कुछ देख सकते हैं। मगध आपको दिखाई देगा, मत्स्य दिखाई देगा, अवंती दिखाई देगा, चेदी दिखाई देगा। तो यह सब दिया हुआ है। आप या तो बुक से देख लीजिएगा या आप इंटरनेट से एक मैप डाउनलोड करके उसमें देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। जनपदों में शासन का रूप एक जैसा नहीं था। अब सभी महाजनपदों में क्या होगा? एक जैसा शासन का रूप नहीं था। कुछ में राजतंत्रात्मक शासन था, तो कुछ में गणतंत्रात्मक, ठीक है। जैसे अभी हम लोगों का देश भी है, तो उसमें क्या होता है, कहीं पर गणतंत्र है, कहीं राजतंत्र है। राजतंत्रात्मक व्यवस्था में राजा का पद वंशानुगत एवं अथवा पैतृक यानी कि पिता के बाद पुत्र का होगा, ऐसा था, ठीक है। महाजनपदों की राजधानियां शासन का केंद्र थी। राजधानियों में राजा, सेना एवं राजा के कर्मचारी रहते थे। राजधानियों में राजा, सेना और राजा के कर्मचारी रहते थे। कई राजधानियों में किलेबंदी की गई थी, जो लकड़ी, ईंट एवं पत्थर की दीवारों से घिरी होती थी। कई राजधानियों में किलेबंदी की रहती थी और वह लकड़ी, ईंट, पत्थरों की दीवारों से घिरी रहती थी। ऐसा लगता था कि लोगों ने अन्य राजाओं के आक्रमण से डर कर अपनी सुरक्षा के लिए इन किलों का निर्माण किया है। चलिए आगे देखते हैं। महाजनपदों के राजा ने स्वैच्छिक नजराना यानी बलि के बजाय नियमित रूप से कर वसूलने लगे थे। मतलब कि पहले जनपदों में क्या होता था कि लोग राजा को क्या करते थे, स्वैच्छिक रूप से कुछ नजराना दे देते थे, भेंट दे देते थे अपनी मर्जी से। लेकिन जब महाजनपद बन गए तो उन्होंने नियमित रूप से कर लेना शुरू कर दिया। विभिन्न प्रकार के आर्थिक गतिविधियों से जुड़े लोग जैसे कृषक, कारीगर, व्यापारी, पशुपालक, आखेटक आदि से कर एक निश्चित मात्रा वसूल की जाने लगी। फसलों पर लगाया जाने वाला कर सबसे महत्वपूर्ण था, क्योंकि अधिकांश लोग किसान थे। प्रायः उपज का 16वां हिस्सा कर के रूप में निर्धारित किया जाता था, जिसे भाग कहा जाता था। तब याद रखिएगा कि जो कृषकों पे लगाया जाता था कर, वह क्या था, उपज का 16वां हिस्सा, ठीक है। उपज का 16वां हिस्सा निर्धारित किया जाता था और उसको क्या कहते थे, भाग कहते थे। कारीगरों, बुनकर, लोहार, सुनार, बढ़ई को राजा के लिए महीने में एक दिन काम करना पड़ता था। मतलब एक कारीगर, बुनकर, लोहार, सुनार जो है, यह क्या करते थे, राजा के लिए एक दिन काम करना पड़ता था उनको, राजा के काम के लिए, ठीक है। व्यापारियों को सामान खरीदने बेचने पर भी कर देना पड़ता था। हाँ, तो व्यापारी को क्या होता था, सामान को खरीदना और बेचना दोनों पर कर देना होता। कर की वसूली से राजा समृद्ध होने लगा। राजा अपने कार्यों को सुगमता से कर सके, इसके लिए कर्मचारी की आवश्यकता थी। वे नियमित वेतन देकर सेना एवं कर्मचारी की नियुक्ति करने लगे। ये लोग राजा के प्रति वफादार एवं उत्तरदायी होते थे। वेतन का भुगतान संभवतः आहत सिक्कों के रूप में होता था। इन सिक्कों के बारे में आप अध्याय 10 में पढ़ेंगे। तो क्या होता था, जब कर वसूली एकदम निश्चित कर दिया गया तो इससे राजा समृद्ध होते गए और अपने कार्यों को अच्छे तरीके से करने के लिए उनको कर्मचारी की आवश्यकता थी, सेना की आवश्यकता थी। तो अब वह नियमित रूप से सेना और कर्मचारी नियुक्त करने लगे, ठीक है, ताकि वो समय समय पर आसानी से पैसा दे सके। इसलिए ज़रूरी था कि नजराना नहीं, अब कर देना, मतलब नियमित रूप से कर देना जरूरी हो गया था, ठीक है। मगध का उत्थान। मगध का फैलाव मुख्यतः आधुनिक बिहार राज्य के पटना एवं मगध प्रमंडल मुख्यालय गया तक था, ठीक है। तो मगध का फैलाव मुख्यतः कहाँ तक था, तो आधुनिक बिहार राज्य के पटना एवं मगध प्रमंडल मुख्यालय कहाँ था, गया तक था। तो याद रखिएगा, पटना एवं मगध प्रमंडल तक था, मुख्यालय कहाँ, गया। मगध के उत्थान में इसके निकटवर्ती क्षेत्र
में पाए जाने वाली लोहे की खानें थी जो अच्छे हथियार के निर्माण में सहायक थी। मगध का राज्य गंगा नदी घाटी में स्थित होने के कारण उर्वर एवं उपजाऊ था। कृषि की समृद्धि एवं संपन्नता के कारण शासक वर्ग के लिए आर्थिक संसाधनों की प्राप्ति भी आसान थी। कृषि की समृद्धि एवं संपन्नता के कारण शासक वर्ग के लिए आर्थिक संसाधनों की प्राप्ति भी आसान थी। इस क्षेत्र में व्यापार एवं व्यवसाय भी विकसित अवस्था में था। तो देखिए, मगध का फैलाव सबसे पहले बताया गया, तो यह कहाँ से कहाँ तक था? बिहार राज्य के पटना एवं मगध प्रमंडल तक था। ठीक है। मगध के उद्यान के लिए निकटवर्ती क्षेत्र में पाए जाने वाले लोहे की जो खान थी, मतलब मगध का उद्यान अगर पूछा जाएगा कि मगध इतना बड़ा कैसे बना, तो उसके बगल में ही पाए जाने वाली लोहे की खान थी जिससे अच्छे हथियार का निर्माण होता था। मगध जो था वह गंगा नदी घाटी में स्थित होने के कारण बहुत ही उर्वर और उपजाऊ जमीन थी जिससे कि कृषि में समृद्धि संपन्नता आ सकी। ठीक है, कृषि अच्छे से हो सका, व्यापार भी विकसित हो चुका। मगध क्षेत्र के जंगल में हाथी प्रचुर मात्रा में उपलब्ध थे जिसकी सहायता से विरोधी राज्यों पर अधिकार करना आसान था। ठीक है, मतलब एक तरह से समझे कि लोहे की खान की वजह से, दूसरा क्या था कि उर्वर और उपजाऊ जमीन होने के कारण कृषि अच्छे से हो रहा था, हाथी बहुत अच्छे प्रचुर मात्रा में मिलता था, तो उससे विरोधी राज्य जितने भी थे उस पर अधिकार करना भी आसान था। मगध के चारों ओर प्राकृतिक सुरक्षा के साधन थे। मगध के दोनों राजधानियां राजगीर पहाड़ी से एवं पाटलिपुत्र नदियों से घिरी थी। तो ठीक है, उसकी दो राजधानियां थी मगध की, एक राजगीर और दूसरा पाटलिपुत्र। तो राजगीर जो है पहाड़ियों से घिरा हुआ था और पाटलिपुत्र जो है नदियों से घिरा हुआ था। इसके अतिरिक्त मगध में बिंबिसार, अजातशत्रु, महापद्म नंद जैसे योग्य शासक हुए जिन्होंने अपने साहस और शक्ति से राज्य का विस्तार किया। तो जहाँ पर भी हम आपको जोर देके समझा रहे हैं उसको आप नोट डाउन करते रहिए। ठीक है, क्योंकि वही सब एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा। जैसे इसमें हम लोग क्या देखें कि 3000 वर्ष पहले गंगा नदी घाटी में लोहे के औजार और उपकरण के प्रमाण मिलते हैं। ठीक है, या याद हो, मतलब इसको नोट कर लीजिए। उसके बाद एक विशेष प्रकार का बर्तन कैसा था? चित्रित धूसर पात्र थे। ठीक है, उसके बाद अब देखिए कि यहाँ पर देखिए कि तीन तरीका, जिस तरीके से बताया गया है कि 3 तरीके से जो है जनपद बना। पहला तो एक अवस्था क्या था कि जनपद, मतलब एक जन जो है वह खुद को ही जनपद घोषित कर लिया, जैसे कि मत्स्य, चेदी, काशी, कौशल। एग्जाम्पल जरूर याद रखिएगा। कुछ जनपद आपस में मिल गए जैसे कि पंचाल, और कुछ जन जो थे वह एक दूसरे पर अधिकार करके मतलब कि जनपद बन गए, जैसे कि मगध द्वारा अंग की विजय उसका उदाहरण है। ठीक है, उसके बाद महाजनपद का विकास कब हुआ? लगभग 2500 साल पहले। उसके बाद यहाँ पर बौद्ध और जैन ग्रंथों में क्या लिखा हुआ है? 16 महाजनपद का विवरण दिया हुआ है। चलिए नीचे देखते हैं। तो महाजनपद का रूप कैसा था? कहीं पर राजतंत्रात्मक था और कहीं गणतंत्रात्मक। राजतंत्रात्मक जो था वह वंशानुगत था। ठीक है, महाजनपदों की राजधानियाँ जो होती थी वह शासन का केंद्र होती थी। इसमें राजा, सेना एवं कर्मचारी रहते थे। उसके बाद कई राजधानियाँ किलेबंदी की गई थी, लकड़ी, पत्थर, ईंट, दीवारों से। ठीक है, और पहले क्या होता था कि नजराना मिलता था, लेकिन अब नियमित रूप से कर वसूलने लगे थे। उसके बाद आप ये याद रखिए कि कृषकों से कितना कर वसूला जाता था, तो वह एक मतलब 16वां भाग था उसके उपज का, और इसको भाग कहा जाता था। 16वां हिस्सा, तो इसको भाग कहा जाता था। कारीगर, बुनकर, लोहार, सुनार, बढ़ई, इन सब से एक दिन काम करने के लिए कहा जाता था। व्यापारियों को सामान खरीदने और बेचने पर कर देना पड़ता था। ठीक है, तो इससे क्या हुआ कि जितना भी मतलब राजा जो है नियमित रूप से सेना और कर्मचारी को नियुक्त करने लगा। ठीक है, और उस समय कौन सा सिक्का दिया जाता था? सबको आहत सिक्का दिया जाता था। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं मगध का उद्यान में। तो मगध के उद्यान, पहले तो मगध कहाँ पर है? तो पटना और मगध प्रमंडल तक फैला हुआ है। इसका मुख्यालय गया है, मतलब मगध प्रमंडल का मुख्यालय कहाँ है? तो गया है। ठीक है, उसके बाद मगध का उद्यान कैसे हो पाया? तो बगल में ही लोहे की खान थी, अच्छे हथियार बन जाते थे। गंगा घाटी में स्थित होने के कारण कृषि बहुत अच्छा होता था, उर्वर उपजाऊ जमीन थी। उसके बाद वहाँ पर जंगलों में हाथी प्रचुर मात्रा में मिलते थे जिससे विरोधी राज्यों पर
अधिकार करना आसान हो जाता था। मगध के चारों ओर प्राकृतिक सुरक्षा के साधन थे। मगध की दोनों राजधानियाँ राजगीर जो थी वह पहाड़ियों से घिरी हुई थी और पाटलिपुत्र जो थी वह नदियों से घिरी हुई थी। इसके अतिरिक्त मगध में बिंबिसार, अजातशत्रु, महापद्मनंद, इस तरह के बहुत सारे अच्छे अच्छे योग्य शासक आए। ठीक है, तो यह जितना भी इम्पोर्टेंट हम दोबारा अभी बोले हैं उसको आप नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि यही सब चीज़ से एग्जाम में आपसे क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, मगध का प्रथम महत्वपूर्ण शासक बिंबिसार था। उसने अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए कौशल और लिच्छवी राजवंश के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किए। तो सबसे पहला महत्वपूर्ण शासक कौन था? बिंबिसार था। ठीक है, बिंबिसार ने क्या किया कि अपने आप को मजबूत करने के लिए कौशल की रानी मतलब कि राजकुमारी और लिच्छवी की राजकुमारी दोनों से शादी कर ली। ठीक है, तो पहले क्या होता था कि शादी वादी कर देने से संबंध अच्छा बन जाता था, जिससे मतलब राजपाट बड़ा हो जाता था। अपने राज्य की पूर्वी सीमा पर स्थित अंग महाजनपद पर आक्रमण कर मगध में मिला लिया। ठीक है, दो से तो वह शादी कर लिया, कौशल और लिच्छवी की राजकुमारी से, और अंग में क्या किया, अंग महाजनपद को पर आक्रमण करके अपने में मिला लिया। गंगा नदी के मार्ग से होने वाले व्यापार से अधिकतम लाभ प्राप्त किया। ठीक है, इससे राज्य की आर्थिक संसाधनों में वृद्धि हुई। बिंबिसार का पुत्र अजातशत्रु अपने पिता के बाद मगध का राजा बना। उसने अपने पिता की साम्राज्य विस्तार की नीति का अनुसरण करते हुए कौशल और वज्जी संघ के साथ युद्ध किया। ठीक है, तो उसके पिताजी ने, बिंबिसार ने क्या किया था, कौशल और लिच्छवी से की राजकुमारी से शादी कर लिया था, अंग को आक्रमण करके अपने में मिला लिया था। ठीक है, उसके बेटे जो अजातशत्रु आए, ठीक है, वह दूसरा राजा बना और वह अपने पिता के नक्शे कदम पर चलते हुए कौशल और वज्जी जो संघ था, ठीक है, दोनों पर युद्ध किया। कौशल के राजा प्रसेनजित का युद्ध में पराजित करके काशी प्राप्त किया। ठीक है, कौशल के राजा जो प्रसेनजित थे उसको युद्ध में हराया और काशी प्राप्त किया। अजातशत्रु ने अपने मंत्री वस्साकार, ठीक है, वस्कार की सहायता से वज्जी संघ के सदस्यों में फूट डालकर अपनी शक्ति को कमजोर कर जीत लिया। उनकी शक्ति को कम, जैसे वज्जी संघ जो था ना, एक मतलब ग्रुप था बहुत सारे जनों का। ठीक है, तो उसने क्या किया, वहाँ पर अपने मंत्री वस्कार से कह के मतलब उनकी सहायता से उन सदस्यों में फूट डाली वज्जी संघ में, और उसके बाद उनकी शक्ति को कमजोर करके जीत लिया। ठीक है, अजातशत्रु ने अपने शत्रु राज्य अवंती से अपनी राजधानी राजगीर को सुरक्षा हेतु किलाबंदी कराई, जिसके अवशेष आज भी देखी जा सकती है। तो अजातशत्रु अपने शत्रु राज्य अवंती से अपनी राजधानी राजगीर की सुरक्षा हेतु किलेबंदी कराई। ठीक है, तो उसको मतलब अजातशत्रु को किससे डर था, तो अवंती से डर था। अवंती के डर के कारण राजधानी जो उसका राजगीर था उसको किलेबंदी करवा लिया। उसने गंगा, गंडक, सोन नदियों के संगम पर स्थित पाटली ग्राम में सैनिक छावनी, सेना के रहने का स्थान का निर्माण किया, जो बाद में पाटलिपुत्र के नाम से विख्यात हुआ। तो सैनिक छावनी को ही आज पाटलिपुत्र नाम से विख्यात है। तो उसने क्या किया था, गंगा, गंडक और सोन नदी, ये तीनों नदी के संगम पर क्या किया था, एक सैनिक छावनी बनाया था, पाटलीग्राम में एक सैनिक छावनी बनाया था, जिसको आज क्या कहते हैं, पाटलिपुत्र के नाम से विख्यात है। ठीक है, तो यह याद रखिएगा कि उसके जो पिताजी थे बिंबिसार ने कौशल और लिच्छवी की राजकुमारी से शादी कर लिया और अंग को हराकर अपने में मिला लिया। ठीक है, उसका बेटा अजातशत्रु आया, वह क्या किया, कौशल और वज्जी संघ से लड़ाई किया और अपने में मिला लिया। कौशल के राजा प्रसेनजित जो थे उसको युद्ध में पराजित कर काशी प्राप्त कर लिया। अजातशत्रु ने अपनी मंत्री जो थे वस्कार, उसकी सहायता से वज्जी संघ के सदस्यों में फूट डाल दी, और जब शक्ति कमजोर हो गया तो उसको जीत लिया। अजातशत्रु अपने शत्रु जो थे अवंती, उससे बचाव के लिए अपनी राजधानी को क्या किया, सुरक्षित करवा लिया किलाबंदी करवा के, और गंगा, गंडक और सोन नदियों, तीनों नदी संगम पर पाटलीग्राम में सैनिक छावनी बनवाया, और जिसका नाम आज पाटलिपुत्र के नाम से विख्यात है। ठीक है, अजातशत्रु के बाद उदयन मगध का राजा बना। उसने पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाया। तो क्या हुआ
जो यहाँ पर पाटलिपुत्र के बारे में हम लोग सैनिक छावनी पढ़ रहे थे, तो अजातशत्रु के बाद जो उसका बेटा उदयन था वह जब मगध का राजा बना तो उसने पाटलिपुत्र को ही राजधानी बनाया। मतलब वो जो सैनिक छावनी जहाँ पर बनाया गया था गंगा गंडक और सोन नदियों के संगम पर, तो उसी जगह को उसने राजधानी बनाया। उसके काल में मगध और अवंती की शत्रुता काफ़ी बढ़ गई। तो वह जिस शत्रु से बच के अपनी राजधानी को वह किलेबंदी करवाया था, उसके साथ मतलब अवंती के साथ उसका शत्रुता काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया। उस समय अवंती का राजा चंद्रप्रद्योत था। इसने कई युद्धों में अवंती को हराया। तो यह जो उदयन था उसने कई युद्धों में अवंती को हराया, फिर भी अवंती मगध राज्य का अंग नहीं बन सका। मतलब उसने हराया कि इसको अपने में ही मिला लेंगे, लेकिन वह नहीं मिला। शिशुनाग ने अंतिम रूप से अवंती, वत्स और कौशल पर विजय प्राप्त की। तो उसके बाद क्या हुआ, आया शिशुनाग, और शिशुनाग ने फिर अंतिम रूप से मतलब उदयन के बाद शिशुनाग आया और वह अवंती, वत्स और कौशल तीनों को अपने मतलब विजय प्राप्त करके अपने में मिला लिया। मगध के अंतिम नंद शासक धनानंद के समय में यूनानी विजेता सिकंदर का भारत पर आक्रमण हुआ। मतलब कि नंद शासक जो लास्ट वाला शासक था धनानंद, तो धनानंद ने क्या किया, धनानंद का जब राज था तब एक यूनानी विजेता आया था सिकंदर। वही सिकंदर जो कहते हैं कि पूरा विश्व विजय कर लिया था, वह भारत पर मतलब उसने भारत पर आक्रमण किया, लेकिन सिकंदर की सेना ने मगध पर आक्रमण करने से इनकार कर दिया। ठीक है, क्योंकि वहाँ पर एक मतलब कि जो नदी था, मतलब सिंधु नदी के और एक नदी है, उसके कारण वह बोला कि यह बहुत ही विशाल है, इसको पार हम लोग नहीं कर पाएंगे। इसलिए सिकंदर की सेना ने कह दिया कि हम लोग मतलब कि इस नदी को पार करके लड़ने नहीं जाएंगे। ठीक है, क्योंकि मगध के राजा के पास एक विशाल सेना थी। वह पहले से ही उसके सेना ने पता करके रखा था कि देखिए मगध के राजा के पास एक विशाल सेना है। धनानंद एक अत्याचारी राजा था, इसलिए वह प्रजा में काफ़ी अलोकप्रिय था। इसका लाभ उठाकर चंद्रगुप्त ने धनानंद को युद्ध में पराजित कर मगध पर आक्रमण कर लिया। अब चूंकि वह अलोकप्रिय था लोगों के बीच में, तो उसका फ़ायदा किसने उठाया, चंद्रगुप्त मौर्य ने उठाया। ठीक है, और उसके साथ जब युद्ध हुआ तो उसने धनानंद को युद्ध में पराजित कर दिया। मगध की समृद्धि एवं शक्ति की बुनियाद पर मौर्य ने एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की, जिसका अध्ययन आप अध्याय 9 में करेंगे। ठीक है, तो यहाँ हम लोग देख लिए क्या क्या चीज़ था। सबसे पहले यहाँ देखिए मगध का प्रथम जो शासक था वह बिंबिसार था। बिंबिसार ने कौशल और लिच्छवी राजवंश की राजकुमारी से मतलब शादी कर लिया था, और उसके बाद फिर जो अंग था उसको उस पर आक्रमण करके अपने में मिला लिया था। ठीक है, उसका बेटा आया अजातशत्रु, उसने क्या किया, कौशल और वज्जी संघ के साथ युद्ध किया। कौशल के राजा प्रसेनजित जो थे उनके साथ युद्ध करके काशी प्राप्त किया। अजातशत्रु ने अपने मंत्री वस्कार को उसकी सहायता लेके जो वज्जी संघ के लोग थे उसमें फूट डाल दी, और फूट डालने के बाद वह कमज़ोर पड़ गया। उसके बाद उसको जीत लिया। उसके बाद उसने क्या किया कि अपना जो मतलब कि उसका जो राजधानी था राजगीर, उसको किलेबंदी कराई, जिससे वह अवंती के डर से मतलब अवंती के युद्ध से बच सके। उसने गंगा गंडक और सोन नदी के किनारे सैनिक छावनी मतलब इन तीनों नदियों के संगम पर स्थित पाटली ग्राम में सैनिक छावनी बनाया, और उसी को बाद में पाटलिपुत्र का नाम दिया। अजातशत्रु का बेटा जब उदयन हुआ तो उसने उसी सैनिक छावनी यानी पाटलिपुत्र को अपना राजधानी बनाया, और मगध और अवंती की शत्रुता उस समय काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई थी। बार बार अवंती और मगध में लड़ाई होता था, और इस युद्ध में वह बार बार अवंती हार जाता था। ठीक है, उसके राजा कौन थे, चंद्रप्रद्योत थे। उसके बाद फिर भी अवंती जो था वह मगध राज्य का अंग नहीं बन सका। अंततः किसने उसको अंग बना, मतलब कि मगध राज्य का अंग कब बना, तो शिशुनाग ने अंतिम रूप से अवंती, वत्स और कौशल पर विजय प्राप्त की और उसको अपने मगध में मिला लिया। मगध का अंतिम शासक कौन था, नंद शासक था, धनानंद। उसके समय में यूनानी विजेता सिकंदर आया हुआ था भारत, लेकिन मतलब उस पर आक्रमण हुआ था, लेकिन उसकी जो सेना थी उसने आक्रमण करने से इनकार कर दिया, क्योंकि मगध के पास एक विशाल सेना थी और धनानंद बहुत ही अत्याचारी था, बहुत अलोकप्रिय था जनता के बीच में। इसका फ़ायदा किसने उठाया, चंद्रगुप्त ने उठाया,
और उसने इसको हरा दिया धनानंद को, एक विशाल मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। चलिए गणराज्य के बारे में पढ़ते हैं। कुछ राज्य ऐसे थे जिसे गणराज्य कहा जाता था। शाक्य, लिच्छवी, वज्जी, विदेह, तात्रिक, मल्ल, कोलिय, मौर्य आदि भारत के प्रमुख गणराज्य थे। अब जितना भी है शाक्य, लिच्छवी, वज्जी, विदेह, ये सब जितना भी, वह सब याद रखेगा कि ये सब गणराज्य थे, क्योंकि आपको एग्जाम में ये सारे दे देंगे और कोई एक अलग दे देगा और पूछेगा इसमें से कौन गणराज्य नहीं था। यहाँ की शासन व्यवस्था अलग तरह की थी, जिसे गण या संघ कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ की शासन व्यवस्था कैसी थी, इसको क्या कहते थे, गण या संघ कहते थे। गणतंत्र में शासन के प्रधान का चुनाव होता था। गणतंत्र में क्या होता था, शासन के प्रधान का चुनाव होता था। अपने आप कोई ऐसे नहीं कि राजा का बेटा राजा बन जाएगा, चुनाव होता था। अधिकतर ऐसे गणराज्य छोटे आकार के होते थे, अतः यह आपस में मिलकर संघ का निर्माण करते थे। मतलब छोटे छोटे लोग होते थे, जन होते थे, सब मिलकर एक क्या करते थे, संघ का निर्माण करते थे। मगध के निकट वज्जी संघ था, जिसकी राजधानी वैशाली थी। मानचित्र में वज्जी संघ की पहचान करें। वज्जी संघ 8 गणों का संघ था, जिसमें लिच्छवी, विदेह, वज्जी प्रमुख थे। तो इसमें 8 गणों का एक संघ था। जो प्रमुख कौन कौन से हैं, तो लिच्छवी, विदेह और वज्जी। ठीक है, याद रखिएगा, इसकी राजधानी वैशाली थी। वज्जी संघ में विभिन्न गणों के राजाओं की एक सभा होती थी। तो जितने भी 8 गण जो थे, उन सभी राजाओं की एक सभा होती थी। ये राजा विभिन्न अवसरों पर एक साथ एकत्र होते थे। सभाओं में बैठकर ये राजा आपस में विचार विमर्श और वाद विवाद के माध्यम से किसी निर्णय तक पहुंचते थे। वज्जी संघ में लोकमत से शासन करने की प्रवृत्ति दिखाई देती है। मतलब जो सबने मान लिया, सब बैठकर वाद विवाद किए, विचार विमर्श किए, उसमें जो सही निर्णय हुआ उसी के आधार पर शासन चलता था। गणों के प्रमुख या राजा नियमित तौर पर मिल बैठकर पूरे संघ के बारे में निर्णय लेते थे। इस कारण से इसे गणराज्य कहा जाता था। तो इसमें मूल क्या बात आपको याद रखना है कि मगध के निकट वज्जी संघ था और वज्जी संघ की राजधानी थी वैशाली। इसमें 8 गण थे, जिसमें से लिच्छवी, विदेह और वज्जी संघ प्रमुख थे। मतलब वज्जी प्रमुख थे, लिच्छवी, विदेह और वज्जी। ठीक है, और यहाँ पर क्या होता था, सभी राजा एक साथ बैठकर विचार विमर्श करके ही शासन चलाते थे। आगे देते हैं, गण शब्द का प्रयोग कई सदस्यों वाले समूह के लिए किया जाता है। वज्जी संघ में लिच्छवी एक प्रमुख गण था, इसकी सीमाएं वर्तमान वैशाली एवं मुजफ्फरपुर जिले तक फैली हुई है। तो वज्जी संघ में लिच्छवी एक प्रमुख गण था। यहाँ पर हम लोग देखे थे कि लिच्छवी, विदेह और वज्जी था। ठीक है, तो लिच्छवी एक प्रमुख गण था, इसकी सीमाएं कहाँ तक थी, वैशाली और मुजफ्फरपुर जिले तक फैली हुई थी। अभी जो वैशाली और मुजफ्फरपुर जिला है उसकी बात कर रहे हैं। बिंबिसार के काल में लिच्छवी लोग काफ़ी शक्तिशाली थे। बिंबिसार के काल में लिच्छवी लोग काफ़ी शक्तिशाली थे। यहाँ का राजा चेटक था। चेटक ने अपनी लड़की का विवाह बिंबिसार से कर मैत्री संबंध स्थापित किया। तो यहाँ का राजा कौन था, चेटक था, और चेटक ने अपनी मतलब कि बेटी की जो शादी थी वह बिंबिसार से कर दी थी। मगध के राजा अजातशत्रु ने लिच्छवी गण पर विजय प्राप्त किया। तो पहले बिंबिसार ने क्या किया कि मैत्री संबंध बनाया लड़की से, वहाँ की लड़की से शादी करके, और उसके बाद अजातशत्रु ने क्या किया, विजय प्राप्त किया। इसके बावजूद उनका राज्य अब से लगभग 1500 वर्ष तक चलता रहा। मतलब आज से 1500 वर्ष तक चलता रहा था, मतलब 1500 वर्ष पहले तक चलता रहा था। ठीक है, गुप्त राजा चंद्रगुप्त ने भी एक लिच्छवी राजकुमारी से वैवाहिक संबंध स्थापित किया था। मतलब चंद्रगुप्त ने भी वहाँ की लिच्छवी की राजकुमारी से वैवाहिक संबंध स्थापित किया था। तो वज्जी संघ में क्या था, एक प्रमुख था लिच्छवी की सीमाएं वैशाली मुजफ्फरपुर जिले तक फैली हुई थी। बिंबिसार के काल में लिच्छवी बहुत शक्तिशाली था, इसलिए वहाँ का जो राजा चेटक था, चेटक की लड़की से विवाह
बिंबिसार ने कर लिया था, जिससे मैत्री संबंध बन गया था। मगध का जब मतलब अजातशत्रु का जब काल आया तो लिच्छवी गण पर उसने विजय प्राप्त किया। उसके बाद चंद्रगुप्त ने भी लिच्छवी की राजकुमारी से शादी किया था। वज्जी संघ और अजातशत्रु। वज्जी संघ का यह वर्णन दिग्ग निकाय से लिया गया है। तो हम लोग पढ़े थे कि बिंबिसार ने क्या किया था कि वैवाहिक संबंध स्थापित किया था और अजातशत्रु ने वज्जी संघ पर आक्रमण किया था। ठीक है, मतलब कि वहाँ पर लिच्छवी पर आक्रमण करके जीता था उसको। तो देखते हैं कि कैसे उसने किया था ये काम। तो यह दिग्ग निकाय से लिया गया। दिग्ग निकाय एक बौद्ध ग्रंथ है जिसमें महात्मा बुद्ध के कई व्याख्यान दिए गए हैं। तो याद रखिएगा कि यह दिग्ग निकाय से लिया गया है। अजातशत्रु वज्जी संघ पर आक्रमण करना चाहता था। उन्होंने अपने मंत्री वस्कार को बुद्ध के पास सलाह के लिए भेजा था। ठीक है, कि मतलब पूछने के लिए कि कैसे उस पर आक्रमण किया जाए जिससे हम जीत जाएं। बुद्ध ने उनसे पूछा कि क्या वज्जी सभाएं नियमित रूप से होती है। बुद्ध ने उनसे पूछा था क्या वज्जी सभाएं जो है, जो हम लोग देखे थे कि सारे आठ राजा जो थे सारे के सारे मिलजुल के नियमित रूप से सभाएं करते थे तथा उनमें सभी सदस्य उपस्थित होते हैं। जब उन्हें पता चला कि ऐसा होता है तो उन्होंने कहा कि वज्जीवासी तब तक उन्नति करते रहेंगे जब तक वे पूर्ण और नियमित सभाएं करते रहेंगे। मतलब इसमें कुछ कुछ बताया हुआ है 7-8 पॉइंट कि भाई कब तक वह उन्नति करते रहेंगे। तो जब तक वह पूर्ण और नियमित सभाएं करते रहेंगे वह उन्नति करते रहेंगे। आपस में मिलजुल कर काम करते रहेंगे। पारंपरिक नियमों का पालन करते रहेंगे। बड़ों का सम्मान समर्थन और उनकी बातों पर ध्यान देते रहेंगे। वज्जी महिलाओं के साथ जोर जबरदस्ती नहीं करेंगे और इन्हें बंधक नहीं बनाएंगे। शहरों एवं गांवों में चैत्यों का रखरखाव करेंगे। विभिन्न मतावलंबी संतों का सम्मान करेंगे और उनके आने जाने पर रोक नहीं लगाएंगे। तब तक वो लोग क्या करेंगे, उन्नति करते रहेंगे। प्राचीन भारत के गणराज्य एवं वर्तमान गणराज्य में आप क्या समानता असमानता देखते हैं। यह क्वेश्चन है, आप इसका आंसर कीजिएगा। नगरों का विकास देखते हैं। लगभग 3700 साल पहले सिंधु सभ्यता, जिसे प्रथम नगरीकरण कहा जाता है, लुप्त हो चुकी थी। उसके बाद दूसरी बार भारत में नगरों के प्रमाण एक लंबे अंतराल के बाद मिलते हैं, करीब 2600 साल पहले, यानी कि 600 ईसा पूर्व में। ठीक है, उत्तरी भारत में द्वितीय नगरीकरण की प्रवृत्ति का विकास हुआ। पाली ग्रंथों में उस समय के बड़े नगरों का उल्लेख मिलता है। तो सबसे पहले सिंधु सभ्यता आज से 3700 साल पहले मतलब कि लुप्त हो चुका था, लेकिन वह मतलब 3700 साल पहले वह उभरा था, लेकिन उसके बाद लुप्त हो गया। उसके बाद दूसरी बार आपको कब देखने के लिए मिलता है, 600 ईसा पूर्व या 2600 साल पहले। ठीक है, पाली ग्रंथों में उस समय बड़े नगरों का उल्लेख मिलता है। तो पाली ग्रंथ जब आप देखते हैं तो उसमें बड़े ग्रंथों का उल्लेख मिलता है। कौन कौन सा, वाराणसी, वैशाली, चंपा, राजगिरी, कुशीनगर, कौशाम्बी, श्रावस्ती, पाटलिपुत्र या पटना उसको बोल सकते हैं, आदि नगरों समेत 62 नगरों का प्रमाण मिलते हैं। कहाँ मिलता है ये प्रमाण, तो पाली ग्रंथों में मिलता है। ठीक है, 62 नगरों के प्रमाण है, ये सब मेन है। उसके बाद 62 नगरों के विकास के अनेक कारण थे और इनका विकास धीरे धीरे हुआ। इस काल में नगरों के विकास में आर्थिक, धार्मिक और राजनीतिक कारण प्रमुख थे। जैसे जैसे विशाल राज्यों का गठन हुआ, उसकी राजधानी भी अधिक विशाल और भव्य रूप धारण करने लगी। इस काल के अनेक नगर राजनीतिक और प्रशासनिक केंद्रों के रूप में विकसित हुए, जहां शासक, पदाधिकारी और सैनिक वर्गों की प्रधानता थी। गांव जहां कृषि आजीविका का मुख्य साधन था, वही नगरों में शिल्प और व्यापार जीविका के महत्वपूर्ण साधन थे। तो गांव में क्या था, आजीविका का मुख्य साधन क्या था, कृषि। नगरों में क्या था, शिल्प और व्यापार जीविका के महत्वपूर्ण साधन थे।
विभिन्न नगर विशिष्ट वस्तुओं के उत्पादन केंद्र के रूप में थे। मतलब अलग अलग नगर क्या था, अलग अलग चीज़ों का उत्पादन केंद्र था। इनमें से कपड़े, बर्तन और अन्य सामान शामिल थे। उत्पादन अधिक होने से इन वस्तुओं को दूसरे नगरों में ले जाना और बेचने का काम आरंभ हुआ। इस तरह ये नगर व्यापार के केंद्र भी बने और इनकी आबादी भी बढ़ी। कई नगर धार्मिक कारणों से भी विकसित हुए। किसी प्रमुख मंदिर या तीर्थ स्थान के आसपास पुरोहित, सेवक और अन्य कामों से जुड़े लोग अस्थायी रूप से बसने लगे। यात्री दर्शन के लिए आने लगे। इस कारण यह बस्तियां भी नगरों में परिवर्तित होती गई। मतलब लगातार मंदिरों का दर्शन करने के लिए, तीर्थ स्थानों का दर्शन करने के लिए लोग आते थे, तो वहाँ पर काम हमेशा चलता रहता था। ठीक है। स्मरणीय है कि ऐसे नगर अधिकतर नदियों के किनारे या उस समय के प्रमुख मार्गों के पास विकसित हुए, क्योंकि व्यापार एवं सेना के आवागमन के लिए यह सुविधाजनक था। प्रत्येक नगर के आसपास गांव भी बसे होते थे। मतलब नगर होता था लेकिन उसके पीछे पीछे गांव भी होता था, जहां से नगरवासियों को अनाज और वस्तुओं के उत्पादन के लिए कच्चे माल प्राप्त होते थे। व्यापारियों द्वारा प्राप्त मुनाफा और राजाओं द्वारा प्राप्त कर ने नगरों को संपन्न बनाया। तो व्यापारियों द्वारा मुनाफा और राजाओं द्वारा प्राप्त कर ने नगरों को संपन्न बनाया। नगरों की आबादी भी बहुरंगी थी। इसमें शासक, पुरोहित, व्यापारी, शिल्पकार, मजदूर, सेवक और दास सभी शामिल थे। इन अलग अलग वर्गों या जातियों के बसने के लिए नगरों को विभिन्न मोहल्लों या भागों में बांट दिया जाता था। इस प्रकार एक सुनियोजित नगरीय जीवन के रूपरेखा 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व तक उत्तर भारत में विकसित हुई। तो इस प्रकार सुनियोजित नगरीय जीवन कब हुआ? 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व तक। ठीक है। एक बार जो सिंधु सभ्यता खत्म हुआ तो उसके बाद 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व तक उत्तर भारत में विकसित हो चुकी थी। इस प्रक्रिया को द्वितीय नगरीकरण कहा जाता है। ठीक है। तो एक बार जब सिंधु सभ्यता खत्म हुआ उसका द्वितीय नगरीकरण शुरू हुआ 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में। ठीक है। तो यह चैप्टर देखिए यहाँ पर कंप्लीट होता है।